हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से पहले हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े हैं और गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़े हैं और कुछ छोटे टर्म्स हमने बताया था, जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के गॉसियन सरफेस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के संबंध को लेकर के हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। यानी गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके भिन्न भिन्न गॉसियन सरफेस के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे भिन्न भिन्न आकृति के ऑब्जेक्ट, जैसे एक समान सीधा तार लिया जाएगा, समतल आवेशित अचालक चादर लिया जाएगा। ऐसे भिन्न भिन्न आकृतियों जो एक समान रूप से आवेशित होंगे उनके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहला टॉपिक है स्टूडेंट, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अगला टॉपिक हम लोग का ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मानते हैं कि मान लिया एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है। ये मान लिया गया एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है। इस लंबाई और एक्सटेंड ऊपर नीचे करेगा, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा है, यानी लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व मान लिया गया। अब क्या हो गया, मान लीजिए कि माना इस आवेशित चालक सीधे तार के निकट तार से, यानी इस सीधे तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें क्या करना है, इस आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे हम, है ना। चूंकि यह लंबाई में है तो लंबाई में क्लोज्ड पथ के रूप में एक बेलनाकार आकृति मिलेगी, तो हम बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, है ना। तो क्या किया जाए, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम खींच ले रहे हैं जो बिंदु P से पास करेगा। यहाँ से ये हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ये पॉइंट को हम P को यहाँ पे मान ले रहा है, इसके ये पॉइंट P यहाँ पे है, बिंदु P से गुजरने वाला यही पॉइंट P है स्टूडेंट। यहाँ पे पॉइंट P है। अब देखिए क्या क्या किया स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक में अभी तक क्या क्या डिस्क्राइब किया है। देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले मान लिया एक समान आवेशित सीधा चालक तार जिसकी लंबाई अनंत है और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस आवेशित तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है ना। अब क्या आगे माना गया है कि माना इस तार के निकट तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें इस आवेशित चालक के कारण, यानी सीधे आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल आर त्रिज्या व L लंबाई इसका हम L मान लेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। चूंकि गॉस का प्रमेय लगाना है तो हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए, इसलिए
बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, है ना। अब स्टूडेंट क्या होगा, चूंकि यह तार धन आवेशित है ना, तो इसके कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस मान लीजिए यही बेलनाकार सिलेंडर है, यही बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो इसके ये कर्व्ड सरफेस यानी ये राउंडिंग वाला जो सरफेस है, किसी भी पॉइंट पे अगर एरिया लेंगे तो उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ लंबवत होगा ना, ऐसे बाहर, इधर लेंगे तो इधर ऐसे होगा, इधर लेंगे तो इधर होगा, यानी इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही क्षेत्रफल वेक्टर होगा। और समतल पृष्ठों पर इस वाले और ये नीचे वाले पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर अगर कोई एरिया वेक्टर लेंगे तो ऊपर की तरफ, इस वाले नीचे वाले पृष्ठ पे कोई एरिया वेक्टर लेंगे तो नीचे की तरफ, है ना। ये कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए अब हम मान लेंगे कि माना बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव, क्या एक क्षेत्रफल अवयव DA स्थित है, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव DA स्थित है ना। तो इस क्षेत्रफल अवयव का जो डायरेक्शन होगा, देखो इस पे अगर छोटा सा एलिमेंट्री एरिया हम ले रहे हैं तो उसका डायरेक्शन इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा ना, यही तो क्षेत्रफल सदिश का डिफिनीशन होता है। क्या होगा, बाहर की तरफ वेक्टर DA का डायरेक्शन, और ये धन आवेशित चालक तार है, इसलिए इसके कारण इस पॉइंट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये हो गया। अब क्या होगा, अगर इसके हम समतल पृष्ठों की बात करें, इस समतल पृष्ठ पर और यहाँ पे भी एक समतल पृष्ठ ले लीजिए, दोनों तरफ एक समतल पृष्ठ होगा। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल वेक्टर या DA क्षेत्रफल है ये, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की दिशा में होगा। इस पृष्ठ पर देखो, इस ऊपर वाले पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, और इस पे अगर कोई एरिया ले रहा है तो उसका क्षेत्रफल सदिश, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। लेकिन ये धन आवेशित है ना, तो इसलिए यहाँ इसके किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही मिलेगा, इस धन आवेशित चालक तार से दूर की तरफ ही रहेगा, इधर नहीं हो जाएगा, इधर ही रहेगा। ऐसे नीचे वाले पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे होगा, और क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। ठीक, अब देखिए ये हमारा पूरा डायग्राम मिल गया। अब क्या होगा, अगर बिंदु P के चारों एक क्षेत्रफल अवयव DA स्थित है, तो इस क्षेत्रफल अवयव DA पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों की दिशा समान है। तो क्या होंगे, यहाँ सबसे पहले मान लिया जाएगा, माना क्या, माना बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव DA स्थित है, जिस पर क्या होगा, जिस पर वेक्टर E व वेक्टर DA की दिशा क्या होगा, दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत समान दिशा में बाहर की तरफ होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर E व वेक्टर DA की दिशा, हाँ, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर समान दिशा में होगी, है ना। इसलिए क्या होगा, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, यह D फाई E इज इक्वल टू, या आप φ1 मान सकते हैं, D फाई E मानिए, क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ये हो जाएगा ना। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, EDA cos 0 डिग्री लिखेंगे, क्यों, देखो दोनों समान दिशा में है ना, तो समान दिशा में होने के कारण थीटा का वैल्यू 0, यहाँ लिख सकते हैं सेंस वेक्टर E इज पैरेलल टू वेक्टर DA, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये तो एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव से है। अब क्या होगा, इस
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला। अतः क्या होगा, अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा φ1, इसको आप कंसीडर करिए, और इंटीग्रल अलोंग ए डी फाई ई, ये ले लिया जाएगा, है ना। जो भी वैल्यू आया आपने निकाला उसी को इंटीग्रेट करेंगे हम। छोटे से एलिमेंट्री एरिया से पास करने वाला निकालिए, आप पूरे कर्व वाले से निकालने के लिए इसके कर्व और सरफेस के अलोंग हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी एरिया के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ दिखेगा स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं, दिखेगा, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल अलोंग ए डी फाई का मान ये रखो। एक स्टेप और हमको यहाँ चलना चाहिए था, देखो ये हो जाएगा ई डी ए, यहाँ लिख दे रहे हैं ई डी ए का जीरो का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना। तो वही चीज चलो यहीं लिख दे रहे हैं, फिलहाल यहाँ का 0 डिग्री ऐसे रहने दे रहे हैं, यही मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ई डी ए कास 0 डिग्री। यहाँ भी कैलकुलेट आप कर सकते थे, फिलहाल हमने नहीं किया है तो यहाँ कैलकुलेट, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके ई डी ए ही केवल लिख सकते थे। चलिए देखिए, यहाँ देखिए इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए का 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। यहाँ लिख सकते हैं सिंस का 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। यहाँ जाएगा इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए मिल गया, ये φ1 के वैल्यू आया। सिंस क्या जानते हैं आप, इंटीग्रल अलोंग ए डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है, इतना वैल्यू इस इंटीग्रल अलोंग ए की जगह देखिए कैसे लिखा हमने, ये ई बाहर आ जाएगा, ई को हम इसी स्टेप को ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए ई कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो ई बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू इंटीग्रल अलोंग ए और डी ए हो गया, ठीक, ये हो गया। अब ये इंटीग्रल अलोंग ए डी ए का वैल्यू इतना होगा, तो इसमें रखा जाए। तो इसके लिए हम सर टॉपिक मिटाते हैं ऊपर के, ये हेडिंग जो है स्पेस को खाली करने के लिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से इंटीग्रल अलोंग ए डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इस जगह पे रखा जाए, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मानो। पुनः क्या हो जाएगा, पुनः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों पर क्या आएगा, वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए, यहाँ लिखेंगे है। आगे क्या बोल सकते हैं, अतः क्या होगा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के क्या होगा, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला, यहाँ देखिए ये डायग्राम है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ ई परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी है, तो अब क्या होगा, समतल पृष्ठों से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हम निकालेंगे। तो इधर का तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाला स्टेप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिगर चाहे तो हम मिटा सकते हैं, है ना। फिगर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बस ये जान लीजिए कि ये समतल पृष्ठों पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो है ई और डी ए परपेंडिकुलर, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं।
तो ये हो जाएगा आपका, यहां से देख लीजिए, यहां से देखा जाए आगे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स φ2 मान लो। अब φ2 इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल एलॉन्ग ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। दो समतल पृष्ठ थे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो दोनों के लिए लिख ले रहे हैं इंटीग्रल एलॉन्ग वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। ये हो जाएगा इंटीग्रल एलॉन्ग ई डी ए cos 90 डिग्री, इंटीग्रल एलॉन्ग ई डी ए cos 90 डिग्री। क्यों? सिंस क्या है, वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए। ये इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी वजह से यहाँ थीटा 90 डिग्री लगा। इंटीग्रल एलॉन्ग ई डी ए cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इंटीग्रल एलॉन्ग ई डी ए cos 90 का वैल्यू यहाँ पे भी 0, 0 प्लस 0 ओवरऑल 0। φ2 का वैल्यू क्या है 0, और φ1 का भी वैल्यू 0, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ के बाद अब इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ के बाद देखिए क्या हो जाएगा, इस टर्म के बाद देखिए क्या लिखेंगे हम, इस टर्म के बाद आगे हम लिखेंगे, देखिए आता है, अतः संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई ई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, दोनों को जोड़ लीजिए, φ1 यहाँ है φ2 यहाँ है, मिल गया ना। अब ये भी हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, φ1 φ2 हमारे पास ऑलरेडी मिल गया है। तो यहाँ देखिए φ1 φ2 मिल गया है, तो उसी को ऐड करके लिखे। देखो φ1 का वैल्यू ई इंटू 2πr लिखो यहाँ पे, ई इंटू 2πr l, और φ2 का वैल्यू देखो 0 आया है, 0 लिखे हैं, तो ई इंटू 2πr l हो गया। पाई इज इक्वल टू इक्वेशन, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लेंगे हम, ठीक। अब क्या होगा, परंतु अब देखिए संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये तो मिल गया, लेकिन अब क्या चाहिए, हम गॉस का नियम हम जानते हैं ना, परंतु गॉस के नियम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखो इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, इसलिए समीकरण किससे, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, राइट दोनों का बराबर करिए, यानी ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप ये भी कह सकते हैं समीकरण 4 से फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 3 वाले से फाई ई का यह मान उठा के यहाँ पे रख दो तो भी तो ही आएगा ना। अब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 2πrl पूरा इधर लाओ, क्या हो जाएगा क्यू अपान 2πrl एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या लिख सकते हैं, एल को इस क्यू के साथ लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपान एल और 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इधर बाकी हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर लीजिए, और क्यू अपान एल बाई आर ऐसे हो जाएगा, ठीक। परंतु हम जानते हैं कि क्या क्यू अपान एल इज इक्वल टू लैम्डा, इसलिए क्या होगा, इसको कोई समीकरण बना, अतः क्या होगा, इसलिए ई बराबर वैल्यू रख दो 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान स्मॉल आर, ये फार्मूला हो गया।
स्टूडेंट प्रूफ में आप यहीं तक भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो तो आपको 1/4πε0 की वैल्यू पता रहती है, इसकी नहीं। तो आप इसको 1/4πε0 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 λ/r। ये आ गया क्या, एक समान आवेशित, क्या होगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उस तार से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये फार्मूला आ गया आपका फाइनल फार्मूला, है ना। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, हमें अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में अगर आपको लिखना है सदिश रूप में तो क्या लिख सकते हो, ई ही एक वेक्टर है, ई वेक्टर कौन है, वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r और यहाँ पे यूनिट वेक्टर r कैप लग जाएगा, बस ये सदिश रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, यानी जो कि हमने कैलकुलेट किया, निकाला, फाइंड आउट किया। ठीक, अब इसमें एक ग्राफ हमने बताया था कि ई और आर में वेरिएशन है ना। अब इसको इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके आगे का टॉपिक देख लो, इसके आगे देखो, यहाँ से फॉर्मूला देखो क्या निकाले हो, ये पूरा टर्म निकाले हो ना, ये सब के सब कांस्टेंट होंगे। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ ऐसे लिख दे रहे हैं और इंटू 1/r को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले से देखो सबको इधर कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट, तो यहाँ से ई अनुक्रमानुपाती 1/r के, तो यहाँ से देखो इसका मतलब ई व्युत्क्रमानुपाती r के है, r बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा। तो इस संबंध में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ ऐसे मिलेगा, है ना। जैसे जैसे ये r इधर ले लीजिए और इधर क्या होगा, ई दिखा दीजिए, ई और r में वेरिएशन, जैसे जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा देखो ई का मान तेजी से घट रहा है, घटता जाता है। ठीक, ये था अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने फाइंड आउट किया और ई और आर में वेरिएशन में दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने बता दिया। ठीक, तो यह टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम अगले एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, आज यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। ओके।